अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक है बच्चे वो हमारा न्यूमेरिकल नंबर 11 है, चैप्टर नंबर 5 क्योंकि। तो सबसे पहले बच्चे हम इसकी थोड़ी सी स्टेटमेंट रीड आउट कर लें, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन अपने आंसर की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट बच्चे ये है, अ यूनिफॉर्म लेडर रेस्ट in limiting equilibrium with one hand on a rough horizontal plane and other against a smooth vertical wall। हमारे पास बच्चा एक यूनिफॉर्म लेडर है, उसका जो वन एंड है वो किसके साथ है, रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ टच कर रहा है, एंड अदर एंड और जो उसका दूसरा एंड है बच्चे किसका, यूनिफॉर्म लेडर का, वो वर्टिकल वॉल को टच कर रहा है। चलिए सबसे पहले हम ये सिचुएशन क्रिएट कर लें, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। तो लेट्स सपोज बच्चे ये हमारे पास लेडर है ए बी, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हमारे पास वॉल। इस पॉइंट को आप सी का नाम दें। यहां पर उसने वर्ड यूज किया यूनिफॉर्म लेडर। तो बच्चे जब भी वर्ड यूनिफॉर्म का यूज होता था तो मैंने आप लोगों से कहा था कि जो भी चीज हो, चाहे वो लेडर हो या रॉड हो, उसका जो वेट है वो कहां पे लाई करता है, मिड पॉइंट पे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस रॉड का जो वेट होगा वो मिड पॉइंट पे होगा, यहां पे होगा, और उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, डाउनवर्ड होगी। इसको आप जी का नाम दे दें, ये वेट इसका क्या हो गया W। फिर उसने कहा विद वन एंड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब इसका जो एंड है ये हमारे पास रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो रफ भी, जब भी वर्ड रफ का यूज होता है तो इसका मतलब है वहां पे कोई ना कोई फ्रिक्शन मौजूद है। तो इसका मतलब है यहां पे फ्रिक्शन होगी। ये जो हमारे पास लेडर है बच्चे, ये रफ प्लेन के ऊपर क्या कर रही है, एक्शन कर रही है। उसके नतीजे में ये जो हमारे पास प्लेन है क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी बच्चे, अपवर्ड होगी। अब चूंकि ये रफ प्लेन है, तो रफ प्लेन में जब भी वर्ड रफ का यूज होता है तो इसका मतलब है वहां पे कोई ना कोई फ्रिक्शन है। तो जरा गौर कीजिएगा, ये लेडर जब स्लिप, ये यहां से जब यहां पे ये स्लिप होगी बच्चे, तो लेडर ने किस डायरेक्शन में जाना है, इसका डायरेक्शन में जाना है, इसका डायरेक्शन में। तो हमने ये पढ़ा था फ्रिक्शन के लॉज में कि बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव करती है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है बच्चे, फ्रिक्शन की फोर्स होती है। तो इसका मतलब है फ्रिक्शन की फोर्स क्या होगी, यहां पे होगी। अब आर क्यों लिखा, क्योंकि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो आर है, तो लिहाजा जो हमारे पास कांस्टेंट ऑफ फ्रिक्शन होगा यहाँ पे वो किसका होगा, नॉर्मल रिएक्शन आर का होगा। देन उसने लिखा एंड अदर एंड अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वॉल। तो यहाँ पे स्मूथ वर्टिकल वॉल है, तो इसका मतलब है जहां पर स्मूथ को वर्ड यूज हो तो इसका मतलब है वहां पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। तो इसका मतलब है बच्चे यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। अब दूसरी बात ये कि ये वाला जो है लेडर था वो भी वॉल के ऊपर क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है। इसके नतीजे में क्या होना है, रिएक्शन होना है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस के साथ, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, अ मैन असेंड द लेडर, एक आदमी है जो कि लेडर के ऊपर क्या कर रहा है बच्चे, असाइनमेंट के ऊपर वो चढ़ रहा है। शो दैट, आपने ये साबित करना है कि ही कैन नॉट गो मोर देन हाफ वे अप, कि वो लेडर के ऊपर हाफ से ज्यादा नहीं चढ़ सकता। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर देता हूं, अ मैन असेंड द लेडर, एक आदमी है जो कि लेडर के ऊपर चढ़ रहा है। शो दैट ही कैन नॉट गो मोर देन हाफ वे अप, कि वो हाफ से ज्यादा लेडर के ऊपर डिस्टेंस कवर नहीं कर सकता। अब हम नेक्स्ट पोस्ट कर लेते हैं कि लेट, जो आदमी लेडर के ऊपर चढ़ा है वो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। अब यहां पे जो मैन है, यहां पे इसको बच्चे लिखने डी का नाम दे दें आपसे। अब ये जो वेट होना है ये किसका वेट होना है, मैन का, तो इसको WM लिखें, वेट इसका मैन है। लेट्स सपोज जो मैन है वो यहाँ पे स्टैंड है और वो हाफ से ज्यादा लेडर को ऊपर नहीं जा सकता। तो इसका मतलब है कि हमने ये साबित करना है कि यहां से लेकर
यहां तक का जो डिस्टेंस है ये इतना डिस्टेंस को कवर कर सकता है। जो हमने प्रूव करना है कि ये डॉटेड लाइन के साथ मैंने थोड़ा सा रिप्रेजेंट किया है, ए से लेकर जी तक का डिस्टेंस को हमने फाइंड आउट करना है। प्रूव ये करना है कि ए से लेकर जी तक का जो डिस्टेंस है ना बच्चे, जो मैन है सिर्फ ए से लेकर जी तक का डिस्टेंस कवर कर सकता है, इससे ज्यादा कवर नहीं कर सकता। तो अगर हम लेट्स सपोज कर लें कि ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है, जो हमारे पास लैडर है, उसकी लेंथ 2a है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैन है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा बच्चे, ए से लेकर जी तक। जी उसका मिड पॉइंट है लैडर का, तो ए से लेकर जी तक का डिस्टेंस कितना बन गया हमारे पास, a बन गया। यहां पे आप लिख लें कि लेट ab is equal to 2a, तो aj हमारे पास कितना होगा, a होगा। तो हमने ये साबित करना है कि जो मैन लैडर के ऊपर चढ़ेगा किस हाइट तक चढ़ेगा, पॉइंट a तक चढ़ेगा। अब इसके बाद बच्चों मैंने क्या काम किया, यहां पे मैंने जो काम किया था उसको मैंने लिख दिया। क्या काम मैंने किया था कि कंसीडर अ लैडर AB, कि मैंने एक लैडर AB ली जिसकी लेंथ किस चीज के इक्वल थी बच्चे, 2a के इक्वल थी, हैविंग वेट W, और उसका वेट कितना था, W था। द टॉप ऑफ द लैडर टच एट B अगेंस्ट स्मूथ वर्टिकल वॉल, तो जो लैडर थी उसका जो टॉप एंड था वो कहां पे टच कर रहा था, वॉल के साथ, और उसका जो बॉटम एंड था बच्चे वो किसके साथ टच कर रहा था, रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ। तो यहां पे मैंने वही मेंशन किया है। उसके बाद लैडर के दरमियान और हॉरिजॉन्टल के दरमियान एंगल कितना बन रहा है बच्चे, थीटा। तो यहां पे मैंने वही मेंशन किया, द लैडर AB मेक्स एन एंगल थीटा विद x एक्सिस। अब उसके बाद क्या था कि मैन असेंड कर रहा है किसके ऊपर, लैडर के ऊपर। द मैन हैविंग वेट W1, वो आदमी जो लैडर के ऊपर चढ़ रहा है उसका वेट वैसे कितना है, उसको हमने W1 के साथ नोट कर दिया। इस एबल टू असेंड थ्रू द डिस्टेंस AM इज इक्वल टू AX। आप इसको D की जगह पे AM लिखते हैं आप, तो बच्चे इज इक्वल टू x व्हेन लैडर बिकम्स इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में, जब लैडर क्या हो, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में हो। अब इसके बाद बच्चे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या बचे, कि बॉडी के ऊपर जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, 0। तो बॉडी के ऊपर दो यानी कि अलोंग x एक्सिस की फोर्स जो उसकी होगी 0 होगी, और जो अलोंग y एक्सिस फोर्स होगी वो भी क्या होगी, 0 होगी। तो सबसे पहले बच्चे समीशन fx को लेते हैं, यहां पे लिखते हैं समीशन f of x इज इक्वल टू 0। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि x एक्सिस पर फोर्सेस कौन सी लग रही है, तो आप बच्चे ऐसा करें, यहां पे आप ड्रा कर लें, ये माइनस है, ये पॉजिटिव x हो गया, ये पॉजिटिव y, और ये बचे नेगेटिव y। अब जरा इधर चले, इस फिगर के ऊपर गौर करें, ये जो x की डायरेक्शन है वो नेगेटिव x की डायरेक्शन में नहीं है, s की डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में नेगेटिव x एक्सिस है। तो इसका मतलब है s जो है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है अलोंग नेगेटिव x। अब ये जो म्यू आ रहा है, म्यू आर की डायरेक्शन किस तरफ है, जरा और करें, एरो को देखिए, ये वाला एरो और ये वाला एरो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ ये जो म्यू आर है वो किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव x एक्सिस डायरेक्शन में। सिमिलरली y में चले जाए, समीशन fy इज इक्वल टू 0, ये नेगेटिव x, पॉजिटिव x, पॉजिटिव y और नेगेटिव y। अब बच्चे y ये जरा गौर करें, ये जो r है, r अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस है, यानी कि r की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव y डायरेक्शन में, तो ये r हो गया। उसके बाद ये जो दोनों w हैं इनकी डाउनवर्ड डायरेक्शन है नेगेटिव y में है, तो यहां पर भी ये भी वेट कौन सा है, वो भी अलोंग नेगेटिव y एक्सिस है,
और ये भी अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। अब इनको बच्चे लिखना कैसे, तो लिखना इस तरह से है कि समीशन fx इक्वल टू 0। अब जरा गौर करें, मैंने आपसे कहा था कि जो पॉजिटिव एक्स पे लाई कर रही होंगी फोर्सेस वो पॉजिटिव होंगी और जो नेगेटिव पे लाई कर रही होंगी वो नेगेटिव होंगी। अब यहां से अगर हम देखें तो म्यू आर इज इक्वल एस। सिमिलरली यहां पे चला जाए, आर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस है तो ये बच्चे पॉजिटिव होगा और ये दोनों अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस है तो दोनों के साथ क्या आ जाएगा, माइनस डब्ल्यू एल इज इक्वल टू 0। तो यहां से आर की वैल्यू क्या होगी, w प्लस डब्ल्यू एन। ये बच्चे आर की कीमत आप यहां पे पुट करना, तो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू म्यू आर की जगह पे कीमत पुट करें w प्लस डब्ल्यू। क्लियर होगी बात। इसके बाद सेकंड कंडीशन ऑफ किंग, सेकंड ऑफ कंडीशन ऑफ किंग क्या होता है बच्चे कि जो हमारे पास टार्क होता है उसका सम क्या होता है, 0 होता है। अब सबसे पहली बात यह कि हमें टार्क 0 होता कब है, टार्क बच्चे तब 0 होता है जब क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क क्या हो, इक्वल। अब उसके बाद बात आती है कि सर हम टार्क कैलकुलेट किस तरह से करेंगे। तो टार्क का बच्चे फार्मूला होता है, इजी है फार्मूला भी, मैं आपको पहले क्वेश्चन में करवा भी चुका हूं। टार्क इज इक्वल टू मोमेंट आर्म मल्टीप्लाई बाय फोर्स। तो सबसे पहले हम यहां पे लिखते हैं टेकिंग मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए। अब आप कहेंगे कि सर आपने यहां पे लिखा टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए, वो कैसे लिख दिया। आप बी भी लिख सकते थे, सी भी लिख सकते थे, जी भी लिख सकते थे, लेकिन आपने लिखा उसकी कोई ना कोई वजह तो होगी, तो जी बच्चे उसकी वजह है। अब आपको मैंने पहले वाली एग्जांपल दी थी पहले की, मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूं ए एम डब्ल्यू एन। इस ट्रायंगल में जरा गौर कीजिएगा, ये हमारे पास बच्चे स्पैनर, ठीक है। अब जरा गौर करें, मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, ये हमारे पास नाट लगा हुआ है, इसको मैंने ओपन करना है, ये मेरे पास स्पैनर है, स्पैनर से मैंने क्या करना है, इस नट को ओपन करना है, तो इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, नीचे डायरेक्शन। जरा गौर कीजिएगा, इसके ऊपर चलेगा तो ये जो फोर्स लग रही है इसका वेट कितना है, Wn, और ये कौन सा पॉइंट है हमारे पास, m पॉइंट है, और ये a है। टार्क क्या होता है, टार्क ये होता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टार्क। तो फोर्स लगाने से टर्निंग इफेक्ट कहां पे हो रहा है, पॉइंट ए पे। क्लियर होगी बात। इसी तरह से यहां पे चले जाए पॉइंट जी पे, सिमिलरली यही सिचुएशन, ये हमारे पास पैनल है, ये हमारे पास नट लगा हुआ है। आप फोर्स की कोई डायरेक्शन में लगा रहे हैं, फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ये स्पैनर ओपन होगा, तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टार्क। अब ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया बच्चे, W, ये वाला G, और फिर टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स किस पॉइंट पे हो रहा है, पॉइंट A पे हो रहा है। इस वजह से मैंने यहां पे लिखा टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट A। अब इसके बाद बच्चे जरा गौर करें, हमें मूवमेंट आर्म कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि मूवमेंट आर्म हमने जिसके अबाउट लिया था, किसके अबाउट लिया था, पॉइंट A के अबाउट लिया था। तो ये देखना है कि उसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस अप्लाई करनी है। एक फोर्स R है, दूसरी म्यू R है, एक ये M, G और S। अब बच्चे वो फोर्सेस अगर उस पॉइंट में से पास हो रही हो जिस पॉइंट के अबाउट हमने मूवमेंट आर्म लिया है, तो उन फोर्सेस का मूवमेंट आर्म बच्चे 0 हो जाएगा। मतलब कि ये R है और म्यू R है, ये किस पॉइंट में से पास हो रही है, एक पॉइंट में से पास हो रही है, जबकि एक पॉइंट को हमने क्या कंसीडर किया हुआ, जिस पॉइंट के अबाउट आप मूवमेंट आर्म ले रहे हैं, अगर उसमें से फोर्सेस पास कर रही हो तो उन फोर्सेस का बचे मूवमेंट आर्म क्या होता है, 0। इसका मतलब है जो R है उसका मूवमेंट आर्म भी 0 होगा और जो म्यू R है उसका मूवमेंट आर्म भी क्या होगा, 0 होगा।
अब ये जो हमारे पास ट्रायंगल ये जरा मार्क कीजिएगा, यहाँ पे थीटा ए एम, इसको आप ए डैश का नाम दे दे, इसको आप ए डबल डैश कर दीजिए। वेट किस जगह पे, नीचे की तरफ है वेट डब्ल्यू, यहाँ पे थीटा बन। तो मैंने कहा था कि मूवमेंट आर्म टार्क के लिए क्या जरूरी है, टार्क के लिए जरूरी ये बच्चे कि जो मूवमेंट आर्म है और जो हमारा फोर्स है वो एक दूसरे के क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर। मूवमेंट आर्म हमारा क्या है, ए एम, फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन ये तो परपेंडिकुलर नहीं है। तो आप क्या काम करोगे, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तब आप जो हमारे पास मूवमेंट आर्म है आप उसके कंपोनेंट्स ड्रा कर लेते हो। कंपोनेंट्स कैसे ड्रा करने हैं, ठीक है, थीटा के सामने वाली लाइन क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर किसमें आता है, साइन थीटा। तो लिहाजा बच्चे ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, ए एम साइन ऑफ थीटा, यानी कि ये तो हमारे पास जो मूवमेंट आर्म का कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, ए एम साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा बच्चे, ए एम कॉस ऑफ थीटा। सिमिलरली अब ये ट्रायंगल देखिए, इसका मैं टार्क कैलकुलेट करता हूं, अभी बाद में कैलकुलेट कर लेते हैं इसका टार्क। अब ये ट्रायंगल देखिए ए जी डब्ल्यू, यहां पर भी बिल्कुल वही सिचुएशन है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट जी है, ये पॉइंट ए डबल डैश है, ये इसका वेट नीचे की तरफ। तो जो मूवमेंट आर्म है वो वेट के परपेंडिकुलर नहीं है, फोर्स के परपेंडिकुलर नहीं है, तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, इसके कंपोनेंट्स ड्रा करने पड़ेंगे। तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए जी साइन थीटा, और ये कंपोनेंट इसका क्या हो जाएगा बच्चे, ए जी कॉस ऑफ थीटा। जो टार्क है वो हम नेक्स्ट आगे कैलकुलेट करते हैं, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। अब इसके बाद बच्चे यहां पे चले जाए, ये हमारे पास इस तरह से फोर्स करती है, ये पॉइंट ए है थीटा, यहां पे ये पॉइंट बी है, ये एस है, और ये ए बी हमारे पास मूवमेंट आर्म है, एस हमारे पास फोर्स है। जो मूवमेंट आर्म है वो फोर्स के परपेंडिकुलर नहीं है, तो जब ऐसी सिचुएशन हो हम क्या काम करते हैं जी, उसके कंपोनेंट्स ड्रा करते हैं। तो ये वाला कंपोनेंट बच्चे क्या होगा, इसका ए बी साइन ऑफ थीटा, और ये कंपोनेंट इसका बच्चे कौन सा होगा, ए बी कॉस। अब हम क्या करना है, हमने प्रूव कि सेकंड कंडीशन टार्क की प्रूव करनी है ना, कि सेकंड टार्क इज इक्वल टू 0, समेशन टार्क इज इक्वल टू 0। तो टार्क क्या होता है, मूवमेंट आर्म मल्टीप्लाई बाय फोर्स, लेकिन हमने मूवमेंट आर्म का वो वाला कंपोनेंट लेना है जो फोर्स के क्या परपेंडिकुलर। अगर मूवमेंट आर्म परपेंडिकुलर है फिर तो कंपोनेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो है ही नहीं तब आप क्या काम करोगे, फिर उसका कंपोनेंट लोगे। तो ये हमारे पास फोर्स है WN, इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है, AM cos of थीटा, तो ये चीज हो जाएगी WM AM cos of थीटा। सिमिलरली यहां पे चले जाए, फोर्स नीचे डायरेक्शन में ये आ जाएगा प्लस AG sin cos of थीटा इनटू W। अब यहां पे चले जाए, ऐसे ये उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है, AG sin of थीटा, इज इक्वल टू 0। अब हमें ये देखना है कि इनमें से क्लॉकवाइज टार्क कौन सा और एंटी क्लॉकवाइज टार्क कौन सा है, वो कैसे देखेंगे, रोटेशन हमें बताएं। जरा यहां पे चले बच्चे, AM जिस पॉइंट के अबाउट आपने लिया उसको आपने फिक्स रखना है, दूसरे पॉइंट को आपने मूव करना है। ये है, ये मार्केट की रोटेशन देखनी है आपने, मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और जो क्लॉकवाइज टार्क होता है वो क्या होता है बच्चे, नेगेटिव। तो इसका मतलब है ये टार्क हमारे पास क्या हुआ है, नेगेटिव। सिमिलरली यहां पे चले जाए, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ये टार्क भी क्या हुआ, नेगेटिव। इस पे चले जाए, ये मूव किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो क्या हो गया बच्चे हमारे पास पॉजिटिव। इसके बाद बचे ये माइनस के दोनों हम दूसरी साइड पे ले जाए,
एस। अब ए से लेकर जो बी तक का डिस्टेंस था वो हमारे पास किस चीज के इक्वल है बच्चे? यहां पे आप देखें। अब इसके बाद बच्चे जरा और करें, ये दोनों माइनस के थे, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस के। ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस, ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस कितना? 2a sin of थीटा। w1 उधर जाके क्या होगा? पॉजिटिव। ए से लेकर m तक का डिस्टेंस हमने क्या कंसीडर किया हुआ था? x प्लस a से लेकर g तक का डिस्टेंस। अगर a से लेकर b तक का डिस्टेंस 2 है तो a से लेकर g तक का कितना होगा? a होगा। तो ये चीज हो गई a इंटू w, और cos ऑफ थीटा मैंने इन दोनों में से कॉमन ले लिया। ठीक है बच्चे, याद है। अब इसके बाद ये cos थीटा का डिवाइड हो रहे हैं जरा, सॉरी इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं जरा, क्या होगा? डिवाइड हो रहा है। तो ये चीज हो गई tan थीटा इंटू 2a। s की वैल्यू हमने निकाली थी बच्चे, s की वैल्यू थी हमारे पास म्यू इंटू w प्लस wn इज इक्वल टू, यहां पे बाकी चीज क्या बच गई? x wn प्लस aw। क्लियर होगी बच्चे यार की बात? अब यहां पर उसने वर्ड यूज किया था कि जो हमारे पास लैडर थी वो किस कंडीशन में थी? लिमिटिंग इक्विलिब्रियम थी। इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में बच्चे हमने पढ़ा है कि जो हमारे पास म्यू होता है वो tan थीटा के इक्वल होता है, लेकिन जब लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का नाम आ जाएगा तो तब हमारे पास जो tan थीटा होगा, ठीक है, जो हमारे पास tan लैम्डा होगा, जो tan थीटा सॉरी वो कितना होगा? म्यू ओवर 2। तो वही चीज आप यहां पे पुट करते हैं। इसके पुट करने के बाद सॉरी बच्चे ये होता है हमारे पास 1 ओवर 2 म्यू। ये यहां पे तीन पे पुट करना है यहां पे, तो ये चीज हमारे पास क्या हो जाएगी? 2a म्यू w प्लस wn डिवाइडेड बाय 2, और ये म्यू आ जाएगा। ये दोनों चीजें इसके साथ कटिंग हो गई। यहां पे चीज क्या बच गई? x wn प्लस aw। तो यहां पे बाकी चीज हमारे पास क्या बच गई? aw प्लस awn इज इक्वल टू x wn प्लस aw। तो जरा और फिर बच्चे ये aw जो प्लस का है जब उधर जाएगा तो क्या हो जाना है? माइनस, खत्म हो जाना है। तो बाकी चीज क्या बच गई है? wn इज इक्वल टू awn। ये इस चीज के साथ कटिंग हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू a। और हमने यही प्रूव करना था कि जो मैन है वो हाफ लैडर तक डिस्टेंस कवर कर सकता है लेकिन इससे ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर सकता, और लैडर का जो हाफ डिस्टेंस बनता था वो कितना बनता था? a बनता था।